क्लासेस में वंजना और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो घटना चक्र का पॉइंटर आया हुआ है करंट अफेयर्स को 2026 का उसको कवर कर रहे हैं और आज ये हमारा 4th लेक्चर है। जिसने भी पिछली वीडियोस को नहीं देखा हुआ है प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप जाके वहाँ से इसका रिवीजन कर लीजिए। अभी बीपीएससी का एग्जाम लगा है, इसके बाद आपका यूपीपीसीएस का आ जाएगा और फिर आरआरओ का भी हो सकता है। तो ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आप यहाँ से पूरे साल भर का करंट अफेयर्स, पिछले पूरे साल भर का करंट अफेयर्स यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप ईयरफोन भी लगा लेंगे और आपको इसको सुनते रहेंगे, तब भी आपका काफ़ी हद तक करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन जिसको कहते हैं आईएमसी 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन की बात कर रहा है, कहाँ हुआ था इसका आयोजन? तो नई दिल्ली में। इस सम्मेलन की मेजबानी किस संस्थान ने की थी? तो राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। देखिए, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, पूरे साल भर का करंट अफेयर्स फटाफट रिवीजन करना है। तो रिवीजन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपको भी अपना दिमाग एकदम उपस्थित रखना है और इसको दिमाग में चढ़ाते जाना है। भारत का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का है? तो 2030 तक का है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 जिसको कहते हैं सीसीए के तहत असम में भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली विदेशी महिला कौन सी बनी है? तो दीपाली दास बनी है। क्या कह रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत असम में भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली विदेशी महिला कौन बनी है? तो दीपाली दास है। अगर कोई चीज़ पहला रहता है तो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो याद रखना है आपको इनका नाम। दीपाली मूल की बात करें तो ये किस देश में जन्मी थी? तो बांग्लादेश की है। ठीक है, सरकार ने किसकी टेलीविजन रेटिंग्स अंक रिपोर्ट को निलंबित किया? तो समाचार टीवी चैनलों की। सरकार ने किसकी टेलीविजन रेटिंग अंक टीआरपी रिपोर्ट को निलंबित किया है 6 अप्रैल 2026 को? तो समाचार टीवी चैनलों की। निलंबन कितने समय तक के लिए है? तो 4 सप्ताह के लिए है। निलंबन का मुख्य कारण क्या है? तो निलंबन का मुख्य कारण क्या है? इजराइल ईरान संघर्ष की सनसनीखेज या अटकलबाजी के लिए। भारतीय रेलवे ने किस ऐप मॉडल को लॉन्च किया? तो वो है साइन, SHINE। भारतीय रेलवे ने किस ऐप मॉडल को लॉन्च किया? तो साइन, ये पूछा जा सकता है, रेलवे वाले तो जरूरी है, इसको याद रखिएगा। साइन का पूरा नाम क्या है? सशक्तिकरण हेतु। क्या है? सशक्तिकरण हेतु। यौन उत्पीड़न घटना की अधिसूचना, सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। क्या है इसका? सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो हिंदी में क्या है? सशक्तिकरण हेतु यौन उत्पीड़न घटना की अधिसूचना। जल जीवन मिशन 2.0 मिशन को केंद्रीय कैबिनेट ने कब तक बढ़ा दिया है? किसकी बात कर रहा है? जल जीवन मिशन 2.0 की बात कर रहा है कि मिशन को केंद्रीय कैबिनेट ने कब तक बढ़ा दिया है? तो दिसंबर 2028 तक इसको बढ़ा दिया है। दिल्ली में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो 11वें संस्करण का आयोजन किया गया। दिल्ली में कहाँ हुआ? तो दिल्ली में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो 11वां। रायसीना डायलॉग 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति। रायसीना डायलॉग 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति। रायसीना डायलॉग का आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा किस प्रमुख थिंक टैंक के सहयोग से किया जाता है? तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये पहले भी इस तरीके से बहुत प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो रायसीना डायलॉग का आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा किस प्रमुख थिंक टैंक के सहयोग से किया जा रहा है? तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जिसको कहते हैं ORF। जनगणना 2027 के शुभंकरों का नाम क्या है? प्रकृति मतलब महिला गणनाकर्ता, प्रकृति और विकास मतलब पुरुष गणनाकर्ता, प्रकृति और विकास। ठीक है, याद रखना है इसको। शुभंकरों का नाम क्या है? प्रकृति और विकास। जनगणना 2027 पहली बार किस माध्यम से होगी? तो पूरी तरीके से डिजिटल माध्यम से होगी। ठीक है, ये आपका स्टार पॉइंट है। भारत का पहला, फिर से आ गया पहला, तो पहला हर एक चीज़ जरूरी होता है, मतलब आपको इसको याद रखना है, एग्जाम से पूछा जा सकता है। भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी मार्ग पर बनेगा? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NH2 ब्रह्मपुत्र नदी। दिल्ली लखपति बिटिया योजना, दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किसकी उपस्थिति में हुआ? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में। यह किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्र की योजना है? तो दिल्ली की है। यह योजना किस पुरानी योजना का विस्तार और पुनर्गठन है? तो दिल्ली लाडली योजना का विस्तार या पुनर्गठन है। कौन सी? दिल्ली लखपति बिटिया योजना। योजना में दिल्ली की पात्र बालिकाओं को कितने समय तक आर्थिक सहायता का प्रावधान है? तो जन्म से उच्च शिक्षा तक की बालिकाओं को। बीज अधिनियम और संशोधित कीटनाशक अधिनियम। क्या कह रहा है? बीज अधिनियम और संशोधित कीटनाशक अधिनियम जल्द लागू करने की घोषणा किसने की? तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। बीज अधिनियम और संशोधित कीटनाशक अधिनियम लागू करने की घोषणा किसने की? तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसानों को नकली, घटिया और कीटनाशकों जो बीज है उनसे क्या करना? रक्षा करना। तो इसमें कह रहा है किसानों को नकली, घटिया बीज और कीटनाशक से क्या करना? सुरक्षा देना। बीज अधिनियम 2026
किस पुराने कानून को बदलने जा रहा है? तो बीज अधिनियम 1966 को ये बदलने जा रहा है। संशोधित कीटनाशक अधिनियम किस पुराने कानून को संशोधित करेगा? तो कीटनाशक अधिनियम 1968 और बीज नियंत्रण आदेश 1983। तो ये संशोधित जो कीटनाशक अधिनियम 2026 आया हुआ, ये संशोधित जो कीटनाशक अधिनियम आया हुआ किस पुराने कानून को संशोधित करेगा? तो कीटनाशक अधिनियम 1968 को, और बीज नियंत्रण आदेश जो 1983 को, उसको संशोधित करेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान। ये मार्च 2026 की करंट अफेयर्स है ये। मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान जी को। न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान की नियुक्ति किसके इस्तीफे के बाद हुई है? तो न्यायमूर्ति अजय लांबा की इस्तीफे के बाद हुई है इनकी नियुक्ति। किस आयु की लड़कियों के लिए एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया? तो 14 वर्ष। एचपीवी का पूरा नाम क्या है? तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या नाम है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम किस बीमारी के विरुद्ध है? तो सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध है। संयुक्त राष्ट्र ने सड़क सुरक्षा वित्त पोषण परियोजना कितने राज्यों में शुरू की है? तो 4 राज्यों में। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और असम। संयुक्त राष्ट्र ने सड़क सुरक्षा वित्त पोषण परियोजना कितने राज्यों में शुरू की है? तो वो 4 राज्य कौन कौन से? राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और असम। परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि आपका 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में मौतों में 50% की कमी करना। भारत का पहला, फिर से पहला आ गया, पहला, तो भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन SIM कहाँ शुरू किया गया है? तो अगरतला, त्रिपुरा में। कहाँ पे? अगरतला, त्रिपुरा में। अटल नवाचार मिशन जिसको कहते हैं AIM किस प्रमुख संस्थान के अंतर्गत कार्य करता है? तो नीति आयोग के अंतर्गत ये कार्य करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा EI गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा EI गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल किस संस्था का सर्वोच्च सम्मान है? तो इजरायली संसद का है। कौन सा है? तो नेसेट मेडल। ठीक है, अगला है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जिसको कहते हैं ट्राई ने किसके लिए नया रेटिंग ढांचा जारी किया है? तो वो है डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्वदेशी हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी? तो वो है LCH प्रचंड। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयुक्तों के साथ राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो वो कहाँ? नई दिल्ली में। गोधन समागम 2026 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। कौन सा समागम? गोधन समागम। गोधन समागम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों को प्रोत्साहित करना। तो इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है गोधन समागम का। तो पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़े जो किसान हैं उनको प्रोत्साहित करना। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने सर्वश्रेष्ठ दूध उत्पादकों को गोकुल पुरस्कार सम्मानित किया गया? 24-25 के लिए पूछ रहा है, तो 63। नंद बाबा पुरस्कार के लिए कुल कितने लाभार्थियों का चयन किया गया है? तो इसमें 49। देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ में मछली पकड़ने के लिए एक्सेस पास का राष्ट्रीय शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो वेरावल, गुजरात में। मतलब देश के विशेष आर्थिक जेड मतलब EEZ में मछली पकड़ने के लिए एक्सेस पास का राष्ट्रीय शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो वेरावल, गुजरात में। याद रखिएगा, यह एक्सेस पास किसके लिए अनिवार्य है? तो यांत्रिक एवं बड़े मोटर चालित जहाजों के लिए। प्रहार नीति किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो गृह मंत्रालय ने। प्रहार क्या है? तो यह है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति। क्या है ये? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य का नाम बदलने को मंजूरी दी? तो वो है केरल। क्या हो गया है? केरलम। तो नया नाम क्या होगा? केरलम मतलब हो चुका है। राष्ट्रीय उत्पादकता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आपका राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश। यह केंद्र किस क्षेत्र में कौशल विकास के लिए स्थापित किया जा रहा है? तो वैमानिकी और रक्षा क्षेत्र के लिए। यह राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र किसके सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो फ्रांस के सहयोग से। कहां पर? तो कानपुर में। भारत की पहली क्वांटम वैली की स्थापना आधारशिला कहां रखी गई है? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश में। क्या कह रहे हैं? भारत की पहली क्वांटम वैली की आधारशिला कहां रखी जा रही है? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश में। आप इसको स्टार पॉइंट बना लीजिए, ये पूछा जा सकता है। दक्षिण भारत की पहली स्वदेशी, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत की पहली स्वदेशी और लुप्तप्राय भाषाओं की प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो मद्रास विश्वविद्यालय में। दक्षिण भारत की पहली स्वदेशी एवं लुप्तप्राय भाषाओं की प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो मद्रास विश्वविद्यालय में। यह प्रयोगशाला किन क्षेत्रों की भाषाओं के संरक्षण पर विशेष ध्यान देगी? तो नीलगिरी और पश्चिमी घाट की जो जनजातियां बोली हैं उनको। यह प्रयोगशाला किन क्षेत्रों की भाषाओं का संरक्षण करेगी या विशेष ध्यान देगी? तो जो नीलगिरी और पश्चिमी घाट की जो जनजाति जो बोलियां हैं उनका
संरक्षण करेगी भाषाओं का। यूनेस्को के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं विलुप्तप्राय की श्रेणी में है, तो 197 भारत में कह रहा है। भारत में कितनी भाषाएं विलुप्तप्राय की श्रेणी में, किसके अकॉर्डिंग, तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग। तो यह 197 भाषाएं ऐसी हैं जो विलुप्तप्राय की श्रेणी में हैं। देश का पहला, ये भी पहला है, देश का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय, देश का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो मथुरा उत्तर प्रदेश में। ये आपका यूपी स्पेशल की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह संग्रहालय किस विद्यालय परिसर में स्थापित होगा, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान। तो ये जो संग्रहालय किस विद्यालय परिषद में स्थापित होगा, कौन सा संग्रहालय, राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय। तो ये आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान। नई दिल्ली में किसका पहला लीगल गेटवे ऑफिस शुरू हुआ है, तो यह है यूरोपीय संघ का। क्या कह रहा है, नई दिल्ली में किसका पहला लीगल गेटवे ऑफिस शुरू हुआ है, तो ये यूरोपीय संघ का। यह गेटवे कितने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में नौकरी और शिक्षा के अवसरों हेतु मार्गदर्शन प्रदान करेगा, तो वह है 27। उत्तर प्रदेश सरकार के किस मिशन के तहत जिला स्तर पर पांडुलिपि, क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के किस मिशन के तहत जिला स्तर पर पांडुलिपि डिजिटलीकरण शुरू किया गया है, तो ज्ञान भारतम मिशन के तहत। ये आपका भी यूपी स्पेशल के लिए, यूपी पीसीएस वाले भी ध्यान से इसको देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस मिशन के तहत जिला स्तर पर पांडुलिपि डिजिटलीकरण शुरू किया है, तो वो है ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन किस मंत्रालय की राष्ट्रीय पहल है, तो संस्कृति मंत्रालय की है। आपको ये चीज याद रखनी होगी। अब है भारतीय खाद्य निगम, जिसको कहते हैं FCI, भारतीय खाद्य निगम, जिसको कहते हैं FCI, ने वैश्विक भूख राहत हेतु 2 लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो किसके साथ किया है, विश्व खाद्य कार्यक्रम या WFP के साथ। भारत AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो क्या कह रहा है, भारत AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये है आपका भारत मंडपम नई दिल्ली में। इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 किन 3 मूलभूत स्तंभों या सूत्रों पर आधारित था, तो लोग, ग्रह और प्रकृति। इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर की बात कर रहा है जो 2026 का हुआ है, वो किन 3 मूलभूत स्तंभों या सूत्रों पर आधारित था, तो लोग, ग्रह और प्रकृति। यह किस केंद्रीय मंत्रालय की प्रमुख पहल है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको कहते हैं मेटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। शिखर सम्मेलन के अंत में सर्वसम्मति से अपनाई गई इंडिया AI इम्पैक्ट समिट डिक्लेरेशन का कितने देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन या अनुमोदन किया, तो वो है 92। शिखर सम्मेलन के अंत में सर्वसम्मति से अपनाई गई इंडिया AI इम्पैक्ट समिट डिक्लेरेशन का कितने देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन या अनुमोदन किया, तो वो है 92। डाक विभाग ने किस विषय पर 8 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया, तो भारत की कठपुतलियां। डाक विभाग ने किस विषय पर 8 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया, तो वो है भारत की कठपुतलियां। ये था विषय इसका। अब आते हैं नेक्स्ट पे, बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। क्या कह रहा है, बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDS कहाँ हुआ, तो वो है बेंगलुरु। बांध सुरक्षा पर है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, तो इसलिए इसको स्टार बना सकते हैं आप, बेंगलुरु में हुआ है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने किस परियोजना को मंजूरी दी, तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग परियोजना। तो कह रहा है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किस परियोजना को मंजूरी दी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग परियोजना के लिए। कहाँ पर यह सुरंग कहाँ बनेगी, तो असम में बनेगी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे, ठीक है। सुरंग की लंबाई कितनी है, तो 15.79 किलोमीटर। कितना, 15.79 किलोमीटर। बायोफेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, क्या कह रहा है, बायोफेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो न्यूरेमबर्ग जर्मनी में किया गया। बायोफेस्ट 2026 में भारत में कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है, तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश सम्मान प्रदान किया गया। किसको, भारत का। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश सम्मान प्रदान किया गया, किसको, भारत को, बायोफेस्ट 2026 में, ठीक है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो 45वां। इस इंडेक्स में लगातार चौथे वर्ष किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो USA। दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन से देश रहे, तो फिनलैंड और सिंगापुर। पहले पे USA, दूसरे और तीसरे पे फिनलैंड और सिंगापुर। ये किसकी बात कर रहा था, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की बात कर रहा था। अब आते यूपी का, देखिए यूपी का पहला है, तो यूपी स्पेशल वाले याद रखिएगा। यूपी की पहली सेमीकंडक्टर OSAT सुविधा किन कंपनियों के संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो HCL ग्रुप और
फॉक्सकॉन, ठीक है। तो किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर ओसेट सुविधा किन कंपनियों के संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो HCL ग्रुप और फॉक्सकॉन के द्वारा। परियोजना कहाँ विकसित की जा रही? तो ग्रेटर नोएडा में। केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं ENPO, ने किसके गठन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सीमांत नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण, जिसको कहते हैं FNTA, के लिए इन्होंने क्या किया है? समझौते पर हस्ताक्षर किया। किसने किसने किया है? तो केंद्र सरकार ने, नागालैंड सरकार ने और ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने किसके गठन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो सीमांत नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण के गठन के लिए। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं ENPO, नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों से किनका प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष संगठन है? तो 8 नागा जनजातियों का। किसका? 8 नागा जनजातियों का। एयरबस ने किस विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र या COE का उद्घाटन किया? गति शक्ति विश्वविद्यालय GSV बड़ोदरा। भारत में ऊन उत्पादन में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो ऊन उत्पादन में सबसे ऊपर राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। भारत में कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का कितना योगदान है? तो लगभग 48% है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य? तो जम्मू कश्मीर है, लगभग 23%, 23% के आसपास है। ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026, मैंने क्या कहा? ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का आयोजन उड़ीसा के किस शहर में किया गया? तो भुवनेश्वर में। भारत में प्रथम बार इसका आयोजन हुआ है। तो ये एग्जाम की दृष्टिकोण से भी जरूरी हो जाता है। ब्लैक स्वान समिट इंडिया का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में पहली बार हुआ है भारत में अपने, ठीक है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो झज्जर, हरियाणा में। अदानी पावर ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश के लिए किस नई सहायक कंपनी का गठन किया है? तो अदानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड, AAEL, ठीक है। तो अदानी पावर ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश के लिए किस नई सहायक कंपनी का गठन किया है? तो अदानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड, जिसको कहते हैं AAEL। ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, स्किप नहीं करेंगे। आज मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी का आंसर चाहिए। नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट्स को जारी करती है? ट्रेड वॉच क्वार्टरली जो रिपोर्ट है किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो वो नीति आयोग के द्वारा। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के किस निर्यात घटक ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है? तो सेवा निर्यात। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के किस निर्यात घटक ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है? तो किसने? सेवा निर्यात ने, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वस्तु निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा रहा है? मतलब ये कह रहा है कि भारतीय वस्तु निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा रहा है? तो USA रहा है, ठीक है। अब बाकी इसके आगे का करंट अफेयर्स हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। जितना हो सके आप इसका रिवीजन करिए। आप BPSC का एग्जाम लगा है, फिर UPPCS का लगा हुआ और इसके बाद RR का आ जाएगा। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी अभी 2026 में एग्जाम्स होने वाले हैं ना, ये सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके आप रिवीजन कर डालिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, लोगों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।